केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी हमने ये देखा केमिकल काइनेटिक्स की बेसिक्स, उसमें हमने ये सीखा कि क्या बेसिक्स होता है, मीन्स केमिकल और काइनेटिक्स क्यों पढ़ने की नौबत आई, राइट। किसी भी इंडस्ट्री में हमें अगर किसी भी प्रोडक्ट का पता करना हो कि इसका क्या स्पीड है, तो ये हम कैसे पता करते हैं, ये हम केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू पता करते हैं। हमने देखा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में, उसमें हमने क्या देखा, उसमें हम देखा कि बहुत फास्ट रिएक्शन होते हैं, कुछ तो वेरी फास्ट, राइट। तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता केमिकल काइनेटिक्स निकालने का। फिर हमने क्या देखा, हमने वेरी स्लो देखा, स्लो में भी पता नहीं कितने सालों में होगा। हमेशा एक इंडस्ट्री को क्या चाहिए, कम पैसों में अच्छा प्रोडक्ट चाहिए जो आप जल्दी से जल्दी डिलीवर कर सको, राइट। तो उसके लिए स्लो का भी कोई यूज़ नहीं है। उसके हमने मॉडरेट देखा, तो मॉडरेट हमारे काम का था। तो हम क्या करते हैं, हम मॉडरेट वाले जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनको, उनका काइनेटिक्स निकालते हैं। और हमें पढ़ना भी यही है क्लास 12 के अंदर कि मॉडरेट वाले रिएक्शन का किस तरीके से हम निकालते हैं। तो फिर हमने कैलकुलेशन सीखी, कैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन की कैलकुलेशन करते हैं। उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने देखा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज ROR। डिसअपियरेंस को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कंजम्पशन भी बोलते हैं। तो किसी की बुक में आपको हो सकता है डिसअपियरेंस की जगह कंजम्पशन लिखा हो, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, राइट। रेट ऑफ अपीयरेंस की जगह हो सकता है रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखा हो, तो प्लीज़ इस चीज़ पे कंफ्यूज मत होना। रेट ऑफ अपीयरेंस एंड फॉर्मेशन द सेम, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। आज हम देखेंगे कैलकुलेशन के बाद कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट क्या होता है, हम रेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आपने देखा होगा बुक के अंदर, बच्चे देखे होंगे NCERT अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कहीं पे डेल्टा है, ठीक है, और कहीं पे क्या किया, कहीं पे इन लोगों ने D डाल दिया। तो ये क्या फंडा है ना, लॉजिक दिखाती हूँ कुछ इस तरीके से बच्चों। कहीं पे आप देखोगे इस तरीके से डेल्टा सिम्बलाइज है, कहीं देखोगे D सिम्बलाइज है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन है ना ये हमारा C, यहाँ पे आप ऐसे देखोगे, टाइम के साथ भी देखोगे डेल्टा लगा है, ये कहीं देखोगे DT लिखा हुआ है। व्हाट डज इट मीन, ये होता क्या है, ये दिमाग में कन्फ्यूज़न आती है कि आखिर ये क्या पूछ रहे हैं हमसे, राइट। तो ये आती है कंफ्यूजन कि आखिर ये रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। तो आज के लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी रेट को, कौन से कंडीशन में डेल्टा लगता है, कौन से कंडीशन में डी लगता है, ये सारी चीज़ें आप आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट की बात करें तो उसको 3 कैटेगरी में रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट एवरेज रेट, सेकेंड इंस्टेंटेनियस रेट, थर्ड इनिशियल रेट, राइट। नाम से ही लगता है बच्चों एवरेज रेट मतलब क्या, मैथ्स के स्टूडेंट के लिए समझना बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन जो बायो वाले हैं उनको प्रॉब्लम आती है एवरेज, इंस्टेंटेनियस, इनिशियल में, लेकिन उनको पता होता है एवरेज रेट क्या होता है, राइट। एवरेज रेट के अगर केस में देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, कोई सडनली हमसे पूछ दिया कि बताओ इस रेट टाइम पे कितना होगा रेट, ठीक है। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पोजिशन पे, इनिशियल मतलब T=0, राइट। जब जीरो पे चलता है तो बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते होंगे कि यार जीरो पे क्या हम रेट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन बच्चों एक चीज़ दिमाग में डालो कि जब हम बाइक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बाइक का एक्सीलरेटर घुमाते हैं तो क्या होता है, उस टाइम पे जो स्पीड होती है दैट इज T=0, है ना। तो ऐसे केस में ये 3 टाइम्स में डिवाइड किया गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट को। अभी हम तीनों को एक एक करके देखेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है हमें। चलिए चलते हैं एवरेज रेट की तरफ। एवरेज रेट क्या कहता है, एवरेज रेट ये कहता है, हमें पता है क्या रेट को कैसे हम लिखते हैं, रेट को हम लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम, कितना कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम में, यही होता है ना। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डेल्टा C बाई डेल्टा T। हमें पता है क्या होता है, रिएक्टेंट डिक्रीज होने लगता है और प्रोडक्ट इंक्रीज होने लगता है। हमने यही बात की थी ना, जो रिएक्टेंट होता है हमारा, ठीक है, लेफ्ट साइड, राइट साइड हमारा प्रोडक्ट होता है। तो क्या होता है, रिएक्टेंट जैसे जैसे डिक्रीज होने लगता है और प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। ये चीज़ें हमने पढ़ी है कि रिएक्टेंट हमारा डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइट। ये हम जानते हैं। चलिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिएक्टेंट, अब हम देखते हैं एक ग्राफ के थ्रू, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कि किस तरीके से ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, और ये मैंने जो इक्वेशन लिखा है उसके बाद आपको मैं बताऊंगी कि ये मैंने क्या लिखा है। चलिए अब ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में सबसे पहले बच्चों रिएक्टेंट का ग्राफ देखते हैं अभी हम, ठीक है। दिस ग्राफ इज फॉर रिएक्टेंट नॉट प्रोडक्ट, राइट, क्योंकि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये हम रिएक्टेंट के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का हमने क्या किया, एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल दिया कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे क्या डाल दिया, यहाँ पे हमने डाल दिया टाइम,
ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या होता है, अब एक बात बताइए क्या होता है, रिएक्टेंट डिक्रीज करता है, मतलब क्या होगा, कुछ इस तरीके से ये डिक्रीज होगा, कम हो रहा है, राइट, यही होता है ना ग्राफ में, ठीक है, कम हो रहा है। चलिए अब हमने मान लिया t इज इक्वल टू 0 टाइम, यहाँ पे है हमारा इनिशियल, राइट, यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इसको हमने मान लिया व्हाट, c1, इसको हमने मान लिया c2, यहाँ भी हमारे पास t1 और t2, c1 से t1 एक और c2 से t2 एक, कुछ इस तरीके से आया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा a0 हो जाएगा, हम यही तो पढ़ा ए कॉन्सेंट्रेशन पे, याद कीजिए पीछे वाला लेक्चर, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कॉन्सेंट्रेशन जो सबसे वहाँ पे होता है a0 बोलते हैं, जो स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग हमारी यहाँ से हुई, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसको हम a0 बोलेंगे। चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ इस तरीके से है c1 c2 t1। अब एक चीज़ सोचो, c2 क्या होगा, c2 हमारा कम होगा c1 से, होगा, क्योंकि रिएक्टेंट में क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, तो जैसे जैसे आगे गया c1 पे क्या होगा, c2 से ऑब्वियसली कम होगा, ठीक है, ये चीज़ समझ रहे हो ना कि c2 से c1 हमेशा कम होगा, ठीक है, c2 इज लेस देन c1 से c2 क्या होगा, हमेशा कम होगा। तो इस ग्राफ को, आपको ये ग्राफ समझ में आ गया किस तरीके से मैंने इस ग्राफ को डिनोट किया, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है t1 इज इक्वल टू क्या, c1 जो हमने देखा अभी, t2 इज इक्वल टू क्या, c2, ठीक है, c2 क्या होगा, लेस देन c1 होगा। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था रिएक्टेंट के केस में हम क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, क्यों, क्योंकि निगेटिव में रेट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो हम बैलेंस करने के लिए इसको क्या करते हैं, माइनस सब में लगाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने लिखा। अब कॉन्सेंट्रेशन C क्या है, देखिए C2 माइनस C1, क्यों, क्योंकि C2 क्या है हमारा, C2 क्या है हमारा, ज़्यादा है, इसलिए हम C2 माइनस C1 लिखेंगे, नीचे T2 माइनस T1, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये लिख के आया फाइनल। तो ऐसे जब कोई डिनोट करता है, आपसे कोई एवरेज रेट पूछे, तो आप क्या करोगे, आप उनको बताओगे कि C2 मतलब ये एग्जाम्पल है C2 माइनस C1, आपके पास हो सकता है वहाँ पे कुछ नंबर्स हो, उस तरीके से आपको निकाल, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन होंगे बाय टाइम, कुछ इस तरीके से हम निकालते हैं। और कितने टाइम में, इनफाइनाइट टाइम बच्चों, दिस इज नॉट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं है ये, दिस इज अलग अलग है दोनों। इन फाइनाइट टाइम मतलब एक फाइनाइट टाइम में हमने जो टाइम बताया, जैसे हमें बताया जाएगा कंपनी में, इंडस्ट्री के अंदर, कि इस टाइम पे हमें जानना है, मतलब इन द सेंस कि एवरेज पूरा जब हो जाए तो फाइनल बताओ कितना होता है, इनिशियल फाइनल, ठीक है। तो एवरेज रेट हम वैसे निकालते हैं, इन फाइनाइट टाइम, क्लियर। तो ये होता है एवरेज रेट। एवरेज रेट को हमेशा हम किससे सिंबलाइज करते हैं, डेल्टा से सिंबलाइज करते हैं। तो ध्यान रखना, जहाँ पे डेल्टा है इसका मतलब है कि वो एवरेज रेट की बात हो रही है और इनफाइनाइट टाइम की बात हो रही है, ठीक है, क्लियर। इनफाइनाइट बच्चों मत समझना, इनफाइनाइट मतलब डिफरेंट चीज़ हो गया, वो इन रेट इन फाइनाइट टाइम, ठीक है। चलिए अब चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। अभी हमने सिर्फ रिएक्टेंट देखा है कि भाई रिएक्टेंट में डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम के अंदर। अब प्रोडक्ट में कैसे इंक्रीज होगा, देखिए यहाँ पे हमने कुछ उसी तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन, ये हमारा टाइम, ठीक है। अब इस केस में इंक्रीज हो रहा है, मतलब लाइक दिस, कुछ इस तरीके से ग्राफ जाएगा। यहाँ पे इस पॉइंट को मान लीजिए दिस वन इज C1, राइट, और इस पॉइंट को मान लीजिए दिस वन इज C2, दिस वन इज C2, दिस वन इज C1, दिस इज T1, दिस इज 2T2, राइट, कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे C2 क्या होगा, बड़ा होगा ना कि छोटा होगा, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट इंक्रीज करता है, तो ऑब्वियसली जितना ऊपर जाएगा उतना इंक्रीज करेगा। तो कुछ इस तरीके से आया हमारा। चलिए, तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, डेल्टा C बाई डेल्टा T इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे माइनस नहीं लगाते हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1। तो इनफाइनाइट टाइम में कैलकुलेशन जो रिप्रेजेंट होता है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, डेल्टा से रिप्रेजेंट होता है बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो चीज़ें आपको याद रखनी है, राइट। तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था एवरेज रेट। एवरेज रेट के अंदर हमने सीखा कि इनफाइनाइट टाइम के अंदर अगर हमसे पूछा जाए रेट कैलकुलेट करने के लिए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस के अंदर हम डेल्टा यूज़ करते हैं सिंबल। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है क्योंकि आपने रेट निकालना सीख लिया है ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। चलिए अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। इंस्टेंटेनियस नाम से लगता है कोई इंस्टेंट, कहते हैं ना वो आता है इंस्टेंट मैगी नूडल्स, इंस्टेंट बन जाता है, राइट।
इंस्टेंट की बात होती है बच्चों, जैसे जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया था वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का, ठीक है, ये मान लो कॉन्सेंट्रेशन C1 है, ये C2 है, T1 और T2 है, आपसे पूछ दे इस टाइम पे बताओ, मतलब बीच में, पूरा नहीं पूछ रहा वो, ठीक है, रिएक्शन हमारा आगे चल रहा है प्रोडक्ट का, कि बीच में ही उन्होंने इंस्टेंटेनियस पूछ दिया T1 पे कितना आया तुम्हारा, T2 पे बाद में बताना, मैं अभी इंस्टेंट T1 का सिर्फ बताओ, ठीक है। इन एनी पर्टिकुलर टाइम मीन्स इंस्टेंटली वी कैलकुलेट रेन, देन इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेन इन एनी पर्टिकुलर टाइम, कोई भी टाइम हो सकता है, इज इट T1, राइट। तो अगर यहाँ पे अगर ऐसे पूछ दे आपसे तो उसको आपको रिप्रेजेंट करना है D से, मीन्स वहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम जब रिप्रेजेंट करते थे तो यहाँ हम DC बाई DT से रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट को, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अब हमने कंक्लूजन क्या सीखा, हमने कंक्लूजन यही सीखा फाइनल, कि कोई भी इनफाइनाइट टाइम पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, उसको हम कहते हैं एवरेज रेट, और इंस्टेंटेटली अगर हम कैलकुलेट कर देते हैं रेट, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के पास, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो यही है बच्चों एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। चलिए अब आगे चलते हैं। इनिशियल का मतलब होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, कि अगर यहाँ से t इज इक्वल टू 0 है तो इस लाइन पे जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, स्टार्टिंग फेज पे, राइट, क्या होगा इनिशियल रेट। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे पूछा जा रहा है, तो ऐसे भी अगर पूछा जाए दैट इज DC बाई वॉट, dt, ठीक है। जब t इज इक्वल टू 0 पे आपसे पूछा जा रहा है तो उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं हम DC बाई dt से। तो अभी हमने तीनों का देख लिया किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है बच्चों। अब हमें देखना है यूनिट के बारे में, कि यूनिट क्या क्या होती है इनकी, राइट। चलिए चलते हैं यूनिट ऑफ रेट। हमने कैलकुलेशन सीखा, हमने रिप्रेजेंटेशन सीखा, अब हम यूनिट सीखेंगे। देखिए यूनिट में अगर एक्वस फेज होगा, ठीक है, अगर एक्वस होता है तो एक्वस कॉन्सेंट्रेशन होता है, और क्या होता है एक्वस कॉन्सेंट्रेशन का टर्म होगा गैस में प्रेशर का टर्म होगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर, ठीक है, पढ़ा है ना, एक्वस कॉन्सेंट्रेशन गैस प्रेशर, ये तो आप जानते हो। तो यूनिट ऑफ रेट दो तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से होगा। चलिए केस 1 की बात करते हैं। अगर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होता है तो डेल्टा C बाई डेल्टा T इज इक्वल टू DC बाई DT। मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया है कि DC बाई DT मैं क्यों लिख रही हूँ, राइट। तो ये समझ आ रहा है आपको, ये इक्वल है C बाई T DC बाई DC, बस यही बात हो गई। ये एक हो गई एवरेज की बात हो गई, एक इंस्टेंट की बात हो गई, इनिशियल की बात हो गई। अब कॉन्सेंट्रेशन होता है बच्चों, तो हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन का क्या होता है, मोल पर लीटर, कुछ यही होता है, मोल पर लीटर बाई सेकेंड, टाइम सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर। तो इसकी जो आई यूनिट आई वो आई मोलर पर सेकेंड, ठीक है। किसके केस में, एक्वस के केस में। अगर कॉन्सेंट्रेशन के केस में पूछा जा रहा है तो उस टाइम जो रेट होती है, यूनिट जो रेट होती है वो होती है मोलर पर सेकेंड। तो फाइनल अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट इन एक्वस कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज मोलर पर सेकेंड, राइट। अब चलते हैं हम केस 2 की तरफ। केस 2 कहता है हमारा गैस फेज। अब गैस फेज याद कीजिए, रेट चेंज इन प्रेशर बाई चेंज इन टाइम होगा रेट, ठीक है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा है ना, PV इज इक्वल टू NRT, पढ़ा है, P इज इक्वल टू वॉट, N बाई VRT। तो क्या हम P इज इक्वल टू CRT नहीं लिख सकते? ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियसली, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली शॉर्टकट बता रही हूँ। P इज इक्वल टू CRT मैंने लिख दिया, N बाई V की जगह हमने क्या किया, हमने कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया, ठीक है। चलिए अब बोलता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, होगा, ठीक है। तो यहाँ जो यूनिट होती है रेट की वो होती है ATM पर सेकेंड, ठीक है। ATM कहते हैं ना प्रेशर को डिनोट, ठीक है। आप लोगों ने 11th में ऑलरेडी इसको पढ़ा, इवन हमने अभी सॉल्यूशन के अंदर भी ये चीज़ें पढ़ी है। तो यहाँ पे जो यूनिट आएगी वो आएगी रेट इज इक्वल टू वॉट, ATM पर सेकेंड। तो दो हमने यूनिट सीखी, एक तो केस 1 दैट इज कॉन्सेंट्रेशन एक्वस फेज के अंदर, उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने देखा मोलर पर सेकेंड, और अगर गैस फेज होगा तो उसके अंदर क्या होता है रेट, ATM पर सेकेंड। तो ये होती है इनकी यूनिट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीख ली, रेट की कैलकुलेशन सीख ली, राइट, रेट की रिप्रेजेंटेशन सीख ली और रेट की यूनिट सीख ली। क्लियर, हमने इतनी सारी चीज़ें रेट के बारे में सीख लिया। किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी यूनिट क्या होती है और उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, राइट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर
ये रेट के बारे में जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। राइट, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।